गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम हैविंग नीतीश विद मी और ये है मेरे जूनियर LC2 से। और आज हम बात करेंगे लॉ सेंटर 2 के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर इनकी तारीफ में बात करें तो इन्होंने 60% प्लस स्कोर किया अपने सेमेस्टर 1 में। देन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के AOR के अंदर इंटर्न कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट गाइस। और उसके बाद इन्होंने लीगल सोसाइटी के मेंबर भी हैं। और अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, मतलब एकेडमिक्स के अलावा भी ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इसके बाद जो भी सुनना है हमें नीतीश के साइड से सुनना है। तो जूनियर, ओवर टू यू। Hello everyone, my name is Nitish Thakur, a second year student of Law Center 2. आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और जैसे कि शिल्पा जी ने बताया कि हम लॉ सेंटर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। कि उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन, जैसे हमने प्रिपरेशन किया, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एंड कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एंड क्या कट ऑफ रहती है ऑल द सेंटर्स की, एंड कितना डिफरेंस रहता है हर 3 सेंटर्स के कट ऑफ्स में। ये सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट, एंड हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ LC2 को ध्यान में रखते हुए। सो फर्स्ट जो पॉइंट है जो मुझे लगता है कि अभी हमें बात कर लेनी चाहिए, दैट इज दिस प्रिपरेशन। बिकॉज मैंने जब प्रिपेयर किया था, मेरा जो बैच है वो 2021 से 2024 का है। और मैंने दिया था DUET, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और नीतीश ने दिया है CUET। तो इनसे हम पूछते हैं कि CUET का किस तरीके से प्रिपरेशन हुआ, क्या कहाँ पर कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था, एवरीथिंग। नीतीश बताओ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ज्वाइन की, कहाँ से कैसे प्रिपरेशन किया, कौन सी बुक इवन रेफर की, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो बताइए। तो सबसे पहली चीज़ बताएं तो जब हम लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थे, तब जाके जो प्रिपरेशन वाला होता है वो फेज शुरू होता है। तो उस टाइम पे जो था, जैसे आपने बताया कि DUET होता था, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद उस चीज़ को कंडक्ट करवाता था, एंट्रेंस को। तो उसमें वो अराउंड 70% सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड चीज़ें पूछता था, बस इसलिए ताकि जो SSC और UPSC के जो एस्पिरेंट हैं उसको एलिमिनेट कर सके, और सिर्फ जो लॉ का होप लेके आए हैं उनको ही वो एडमिशन दे सके। तो जैसे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो लॉ से रिलेटेड ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं, अबाउट बेसिक्स, लॉ टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, IPC पढ़ रहे हैं। तो सडनली इनका जो नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि ड्यू जो है वो CUET के अंडर में आ चुका है, यानी कि अब उसका जो एडमिशन होगा एज पर दी स्कोर ऑफ CUET होगा, जो कि NTA कंडक्ट करवाएंगे। तो वो फेज जो था बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था, क्योंकि सडनली आपके सिलेबस में चेंज आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सिलेबस में उन्होंने मैथ्स को ऐड कर दिया था, वो भी एक जनरल मैथ्स के नाम पर था, पर जो मैथ्स का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा मीडियम या मीडियम से ऊपर ही होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग मूवमेंट था सबके लिए। एंड हमारे पास लगभग 2 महीने का समय था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 और 2.5 मंथ। सो प्रिपरेशन के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, उस मटेरियल्स पे आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें काफ़ी कम टाइम मिला था इस चीज़ को प्रिपेयर करने का। लॉ से तुरंत हमें एक SSC सिलेबस आप कह सकते हो उस पर जाने के लिए। सो क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर दिस प्रिपरेशन। सबसे पहले मैथ्स पे अगर हम आए, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है, एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि कहता ये है कि हम जनरल मैथ्स पूछेंगे, बट वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल का पूछ लेता है, मीडियम या मोर देन मीडियम का। तो उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो RS अग्रवाल की बुक आती है नॉर्मल, उसको आप रेफर कर सकते हैं, मोर देन इनफ है। और उससे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड लगभग 75 क्वेश्चंस पूछता है ऑल ओवर, जिसमें से अराउंड ये 15 to 20 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स को लेके पूछता है। इसका लेवल मैंने बता ही दिया। सो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए RS अग्रवाल इज इनफ, मोर देन इनफ यू कैन से। और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस, एंड यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो स्पेसिफिकली CUET, PG, LLB के लिए प्रिपरेशन करवाती है। तो उसका पढ़ना है पढ़िए, अदरवाइज इग्नोर करिए, बट द क्वेश्चन दे आस्क यू थ्रू देयर यूट्यूब चैनल, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, बस मुझे ये बताओ कि जो मैथ्स का लेवल होता है वो कितना इंक्रीज हुआ है। क्योंकि अगर एज एन लॉ स्टूडेंट हम बात करते हैं तो हम मेजरली जो लॉ चूज करता है उसका यही पर्पस होता है कि भाई लॉ में है मैथ्स से दूर रहना है, राइट। बट क्योंकि मोस्टली बच्चे इसीलिए आते हैं यार, हम लोग भी इसीलिए हैं बिकॉज मेरे को मैथ्स से बहुत ज़्यादा फियर है। सो ये बेसिकली मेन रीज़न है लॉ चूज कर, मतलब बहुत ज़्यादा मेन रीज़न है तो लॉ चूज करना है। सो इतना मेजर चेंज आना किस लेवल तक इफेक्ट करता है बच्चों को? क्योंकि अभी बताया कि जैसे कि मॉडरेट तक हो गया था, मॉडरेट इज आई गेस काफ़ी ज़्यादा है,
है ना। ऐसे एक नॉन स्टूडेंट नॉन मैथ्स वाले बच्चे से आप डायरेक्ट मैथ्स वाले पर आ जाओ, तो कितना इफेक्ट करता है ये चीज़ बच्चों को? अफेक्ट क्या होता है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो आफ्टर 10th ही मैथ्स को छोड़ चुके होते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं या कॉमर्स विद मैथ से जो बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ठीक रहता है, और जो ग्रेजुएशन में भी थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ के आए होते हैं उनके लिए ठीक रहता है। बट मोस्टली बच्चे अराउंड 70 to 80% बच्चे मैथ्स छोड़ चुके होते हैं। एंड मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगती है, और इस प्रैक्टिस में कोई भी नहीं होता, इसलिए सबको दिक्कत आती है। और दिक्कत यही नहीं आती, इनके जो क्वेश्चन के लेवल है वो भी मैंने बताया मॉडरेट एंड मोर देन मॉडरेट होते हैं। सो यहाँ पर और क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन की वो 15 to 20 रहता है। तो ये काफी ज्यादा वेटेज भी रखता है, और बच्चों को प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड कहने को 15-20 क्वेश्चन होते हैं, बट ये हर टॉपिक को टच करते हैं। ये भी जैसे बहुत सारे पीवाईक्यू में आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ये फोकस्ड है कि इससे हम 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, इससे हम 2-3 पूछेंगे, नहीं, ये सभी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लेता है लगभग। तो इस बच्चे को क्या होता है कि उसको पूरे टॉपिक्स ही कवर करने हैं, सारी चीजें उसको आनी चाहिए, क्योंकि किसका वो नंबर बढ़ा दे किसका कम कर दे नोबडी नोज। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ एनटीए को खुद नहीं पता होता है वो क्या क्वेश्चन बनाने वाला है। ठीक है, सो हाँ, तो यहाँ पर काफी ज्यादा वेटेज रखता है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि बहुतों ने प्रैक्टिस छोड़ दी होती है ग्रेजुएशन में एंड ऑल चीज। फिर टॉपिक्स आपको सारे ही कवर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंड किसी और टॉपिक जैसे थ्योरी वगैरह है, जीएस इन सब में, जीके में, उसमें रट्टा आप मारो, अलग आगे बढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात, मैथ्स में आप क्या ही करोगे, प्रैक्टिस ही जरूरी है। इससे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इस चीज। ओके, उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? उसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज रहती है तो जीके जीएस की रहती है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज ये सब पूछी जाएगी। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब पूछा जाएगा। और इसको जितना आप पढ़ोगे उतना कम है। इसका कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं है कि हाँ इस पॉइंट तक आप पढ़ लो एंड ये मोर देन इनफ है। ये मतलब समुद्र है, समुद्र में जो आप पढ़ लो वो बढ़िया है। तो इस चीज के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, आप ल्यूसेंट का यूज कर सकते हैं। एंड जीएस, जीके जीएस में जनरली जो है ना ये एसएससी के क्वेश्चंस उठाते हैं। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज को, ये जीके जीएस में ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। और जो कुछ भी रिसेंटली अगर कोई एसएससी का पेपर हुआ है या आप पिछले 1 साल के एसएससी वगैरह के पेपर देखेंगे, ये वहां से उठा लेते हैं इन सब चीजों के, क्योंकि हिस्ट्री ये सब में ज्यादा मेहनत तो करता नहीं है। एंड रिपीटेडली जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उस चीज को ये ऑप्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे बेसिक चीजें हैं कि एक बुक पढ़ लो, चाहे आप ल्यूसेंट की पढ़ लो, एक हो गया। एंड जितने भी एसएससी के क्वेश्चंस हैं उस सब चीजों को रिपीटेडली आप देखते चलो तो ये कवर हो जाते हैं। और इसका भी वेटेज ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पे रहता है इसका वेटेज, इसका वहां से कवर कर लो। फिर एक रीजनिंग का भी आता है, तो रीजनिंग का भी कहीं ना कहीं इक्वल फुटिंग पे रहते हैं मैथ्स और रीजनिंग। तो उसको भी आप आर एस अग्रवाल की बुक से कर सकते हैं। रीजनिंग उतना हार्ड लेवल का नहीं होता, ये कोई भी अगर समझदार है, जो कि हमें चाहिए भाई लोग, वो थोड़ा बहुत देख के भी बिना पढ़े भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के रीजनिंग कर सकता है। उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की आई डोंट थिंक तो जरूरत है। मोस्टली बच्चे करते भी नहीं, बुक्स भी नहीं लेते हैं रीजनिंग की, यानी यूट्यूब से थोड़ा बहुत करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं रीजनिंग के। फिर आपका जैसे इंग्लिश का, तो इंग्लिश में मॉडरेट इंग्लिश आती है। अगर थोड़ा बहुत भी आपका इंग्लिश ठीक है, ग्रामर ठीक है, बेसिक लेवल 10th लेवल की इंग्लिश पूछते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल होता नहीं है। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे ब्लैक बुक आती है, जैसे उसमें क्या है ना, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सब चीज रट्टी रटाई चीजें हैं, रट लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं क्लियरली सजेस्ट कर रहा हूँ, ब्लैक बुक से बेहतर कोई नहीं है। इंग्लिश ग्रामर हटाओ, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए ब्लैक बुक से बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, वहीं से सब मॉक टेस्ट बना रहे हैं, वहीं से एसएससी बना रहा है, वहीं से जितने भी गवर्नमेंट जॉब, अदर गवर्नमेंट जॉब से वही बना रहे हैं। एंड एनटी ज्यादा मेहनत करेगा नहीं, वो वहीं से बना देता है। इस चीज के लिए आप यहाँ कर लें, तो मोटा मोटी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सो मेजरली जो मैं फोकस कर रहा हूँ इन चीजों पे है। फिर एक और छोटा सा सब्जेक्ट इन्होंने डाल दिया, वो है कंप्यूटर का। ठीक है, आई नो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार कंप्यूटर पढ़ के हम क्या ही करेंगे, बट जिस हिसाब से लॉ के फील्ड में या अदर बाकी फील्ड्स में भी कंप्यूटर का जहाँ तक जो रोल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वहां पर इसके बेसिक्स पता होने काफी ज्यादा जरूरी है, अबाउट एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल,
हाँ, पीपी, पावर पॉइंट एंड ऑल, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं, तो इसके बेसिक्स पूछ लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसको आप अरिहंत, जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मैंने अरिहंत की बुक से किया था, एंड कंप्यूटर में उस टाइम 10 क्वेश्चन आए थे अराउंड, मैंने 9 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, और आउट ऑफ 9 मे बी 8 सही थे। तो वही चीज़ है, आप उससे कवर कर सकते हो। तो लेवल ईजी रहने वाला है, डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी है और किस हिसाब से आपने प्रैक्टिस किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा सा पढ़ो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ये एक मूल मंत्र होना चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे और एग्जाम में आप देखोगे तो वही क्वेश्चंस बहुत छपे हुए मिलेंगे, क्योंकि एंटी ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा, है ना, वो करता है। एनटीए ज्यादा मेहनत नहीं करेगा। वो सिर्फ कोर्ट केस में मेहनत करता है ना, सुप्रीम कोर्ट जाना है ना। ये मेहनत भी बहुत जरूरी है। ओके, सो हमने अपने टाइम में जो प्रिपरेशन किया था ना, तो हमने कुछ बुक्स रेफर की थी, जैसे कि यूनिवर्सल हो गया, सिंगल्स हो गया, तो इन बुक्स का कोई रेलिवेंस नहीं है, ऐसा कहना? बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मेजरली, हाँ, एक चीज था कि सिलेबस में इन्होंने लीगल अवेयरनेस का एक टॉपिक ऐड कर दिया था। क्यों? क्योंकि काफी कोर्ट केसेस हुए थे कि यार ड्यू, जो कि लॉ के लिए आप पेपर ले रहे हो और उसमें लॉ का कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, तो दिल्ली हाई कोर्ट में काफी ज्यादा पिटीशन भर चुके थे। तो बस इस चीज को बोलते हैं ना कि खाना पूर्ति करने वाली बात, तो इन्होंने एक टॉपिक घुसा दिया लीगल अवेयरनेस का, इसलिए कि हाँ भाई अब तो कोई केस ही नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमने तो लीगल अवेयरनेस का टॉपिक डाल दिया, एंड बाकियों के लिए वो हमें कुछ बोलेंगे नहीं। और इस बार अगर हम देखें तो लीगल अवेयरनेस का इन्होंने एक भी क्वेश्चन भी नहीं डाला, सिलेबस में ऐड कर दिया, बट एक भी लीगल अवेयरनेस का इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं डाला। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एंटी इज एनटीए, लास्ट का स्लोगन एंटी इज एनटीए। तो यूनिवर्सल की बुक अभी रेलेवेंट नहीं है कुछ भी, क्योंकि लॉ का कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सिंगल्स की भी आ जाती तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे टाइम में तो हमने बस इन्हीं 2 बुक्स से करके खत्म कर दिया। हाँ, इनफ था। लोग कहते थे सिंगल्स की ले लो, ये जानता है ड्यू क्या पूछेगा, है ना। अच्छा। सही बात है। सो एक और बुक जो करंट अफेयर के लिए हमने भी टाइम में रेफर की, दैट इज केचअप। केचअप के बारे में कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि केचअप करंट कोई अफेयर्स देखना की है? बात करें तो इनके जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, वो जीएस जीके में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, करंट अवेयरनेस के रूप में या कुछ भी। इसके क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, इस बार क्या उतने भी नहीं पूछे। सो करंट अफेयर्स की बात करूं तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं जो बर्निंग इश्यूज हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं, क्योंकि हमारे एडमिशन के बाद लगभग हमने 200-300 बच्चों को गाइड किया इस चीज को लेकर, तो उनको मैंने यही बोला था कि भाई आप बर्निंग इश्यूज पे फोकस करो। आप बस डेली करंट अफेयर्स में देख लो कि आज सोसाइटीज में क्या चल रहा है, एंड करंट अफेयर्स को आप टैकल कर सकते हो बस ये कह के कि भाई मैं सोसाइटी में जिंदा हूँ। सोसाइटी में जिंदा हूँ मतलब कि मुझे खबर है कहाँ क्या हो रहा है। छोटी सी चीज से आप करंट अफेयर्स क्लियर कर लोगे। ये कोई यूपीएससी वाला नहीं है कि आप बिल्कुल घुस के बिल्कुल करंट अफेयर्स देख रहे हो, नहीं, थोड़ा बहुत दुनिया में जिंदा रहो और करंट अफेयर आराम से निकल जाएगा। तो नो नीड टू बाय एनी स्पेसिफिक बुक लाइक कैचअप एंड ऑल। ओके, नाइस, फेयर इनफ। ओके, सो आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आई गेस इतना प्रिपरेशन के लिए, अच्छा एक और चीज़ प्रिपरेशन वाले पॉइंट पे कि मॉक टेस्ट के बारे में बताओ कि मॉक टेस्ट कैसे किया, और प्रैक्टिस, मतलब क्योंकि प्रैक्टिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वाइल प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। सो मॉक टेस्ट के बारे में बताओ कि कौन कौन से ऐसे मॉक टेस्ट जो लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से तुमने लिए थे अपने टाइम पे जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हुए तुम्हारे, क्योंकि हमारे आई गेस तुम्हारा वाला फर्स्ट था कि जब ये सब चीज़ शुरू हुई थी, है ना, तो ऐसे मॉक टेस्ट भी आना बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि कैसे मॉक टेस्ट लाएं कि रेलिवेंट भी रहे बच्चों के लिए, क्योंकि डीयूईटी से डायरेक्ट सीईटी पे शिफ्ट होना इट्स लाइक एकदम ही ऑपोजिट हो गया। कहाँ लॉ पे पूरा लॉ बेस करता था, वहाँ पर सिर्फ से सिर्फ अब मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब बेसिकली ना बीएचयू का मोर ऑफ द पैटर्न अपनाया गया। बीएचयू भी, क्योंकि बीएचयू का ये वाला पैटर्न ज़्यादा है कि वो ज़्यादा मैथ्स पे फोकस करते हैं रेदर वो किसी और चीज़ पे, है ना। सो एक बार मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस अगर हम समझें तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है बट फिर भी हाउ टू अटेम्प्ट वाला जो फैक्टर है ना, वो बच्चों को नहीं पता चलता या किसी को भी पता नहीं चलता। तो जब आप मॉक्स लगाते हो इट मीन्स आप उस एग्ज़ाम को फील करते हो, उसी समय में उसी एनवायरनमेंट में आप एक तरह से डेमो दे रहे होते हो कि ऐसे हमें मॉक टेस्ट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल है इसका इन योर प्रिपरेशन। सो मॉक टेस्ट जितने भी बेच रहे हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं? ये बोलते हैं कि हमें 10 मॉक्स का एक बंडल है, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। मैक्सिमम अगर कोई चला जाता है तो 15 की तरफ जाता है।
अदरवाइज ऑन एन एवरेज सब 10 मोक्स बेच रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने DLOI के रेफर किए थे, जिसमें सहज सर का रोल रहता है बनाने में। सो उनका मैंने रेफर किया था, एंड इसको आप काफ़ी ज़्यादा किसी के भी बाई कर सकते हो, क्योंकि DLOI के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अराउंड 4500 के ऊपर जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, जब मैंने लिया था। सो हाँ, काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं, बट जब बात CUET की रहती है तो इसमें वही जनरल इंग्लिश, जनरल GK, जनरल नॉलेज एंड ऑल सब चीज़ पूछता है, तो उसमें किसी की स्पेशलिटी नहीं है। जितने भी ये लॉ डाइजेस्ट के आते हैं, फिर लीगल पैडागोजी के आते हैं, DLOI के आते हैं, इनकी तो हाथ बैठा हुआ है, वो लॉ में बैठा हुआ है, मैथ पूछने में इनमें नहीं बैठा हुआ। तो आप किसी चीज़ के भी मोक्स ले सकते हैं, कोई बढ़िया नहीं है, कोई बेकार नहीं है। जब ये लॉ की बात आ रही थी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, इनके बढ़िया थे, इनके घटिया थे एज पर द लॉ, बट अभी तो कोई फैक्टर ही नहीं, आप किसी को भी बाई कर सकते हो जो आपके बजट में बैठ जाए, तो उसके आप बाई करिए एंड टाइमली उस चीज़ को लगाओ, एनवायरनमेंट क्लियर करो कि ऐसा लगे कि हाँ भाई आप मोक्स दे रहे हो या आप रियल एग्जाम दे रहे हो, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आए। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं मॉक्स के ऊपर। एंड मॉक जो है आप अपने एग्जाम से अराउंड 1.5 मंथ पहले लगाना शुरू करें, ताकि अपनी गलतियों को हर एक मॉक में सुधार सकें, एंड जो एंड रिजल्ट है, जो एग्जाम डे है, उसमें हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें, कुछ नया ना लगे। ओके, नाइस पॉइंट कि मॉक टेस्ट आपको 1 या 1.5 महीने पहले लगाना शुरू कर देना चाहिए। सो मूव कर दे सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज द कट ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम, एग्जाम टू एग्जाम ये चीज़ वेरी करती है, ऑब्वियसली करेगी। तो कट ऑफ के बारे में क्या चीज़ है कि, और एक बार और एक चीज़ और बताना है कि सेंटर वाला जो प्रेफरेंस वाला पॉइंट है कि सेंटर किस तरीके से प्रेफरेंस करना है, चूज करना है, वो भी इसी में इंक्लूड करना। तो सबसे पहले चीज कट ऑफ की बाद में बात करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं प्रेफरेंस के बारे में। सो प्रेफरेंस का क्या है, सबसे पहला अगर किसी के दिमाग में आता है कि यार लॉ फैकल्टी है तो वो CLC के नाम से जाना जा रहा है, या फर्स्ट प्रेफरेंस में CLC, अराउंड 95% बच्चे, या मोर देन 95 भी कहीं से कुछ गलत नहीं है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे CLC को ही रख देते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जिनके मार्क्स नहीं भी हैं CLC वाले, वो भी, जिनके लॉ फैकल्टी के या आसार नहीं है, वो भी CLC को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस डाल के बैठता है। तो ये एक तरह से मेंटालिटी क्रिएट की गई है कि हाँ भाई CLC इज द फर्स्ट, LC2 इज द सेकंड, LC1 इज द थर्ड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली मेरा ये पैटर्न मैंने चूज किया था व्हाइल चूजिंग। हाँ, मेरा कोई पैटर्न नहीं था, मैंने LC2 चूज किया था, LC2 फर्स्ट प्रेफरेंस में मुझे मिला था। ओह, हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलती है मोस्टली। हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलती है मोस्टली। हाँ, तो मेरे को LC2 फर्स्ट में मिल गया था कि LC2 मैंने भरा हुआ था। खैर वो CLC वाले ही थे, अगर मैं CLC भरता तो CLC मिलता, अदरवाइज LC2। ओह माय गॉड, अच्छी बात है फिर आपने CLC नहीं भरा, बिकॉज अगर आप CLC भर लेते तो हमारे सेंटर से एक इतना इन्फ्लुएंस इंसान चला जाता। तो प्रेफरेंस भरते टाइम इस चीज का ध्यान रखो, सबसे पहले आप तीनों सेंटर्स के बारे में अच्छा जाने, और इस ऐसे व्यक्ति से जाने जो न्यूट्रल है, क्योंकि अगर मैं रियल एक्सपीरियंस बताऊं ना, अभी जस्ट अभी फ्रेशर्स आए हैं, सो CLC वाले बच्चे जो हैं उनको क्या कह रहे हैं कि CLC इज द बेस्ट। ओके, नोटेड। CLC में क्वालिटी एजुकेशन है। ऐसे कहते हैं? ऐसे हम भी वही बेर एक्ट पढ़ रहे हैं, हम भी वही केस मैट पढ़ रहे हैं जो बाकी पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा टीचर कुछ पढ़ाता नहीं है, तो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आ गई? टीचर भी सफल होते हैं। CLC काफी सारे टीचर हमें पढ़ाया, हमारे काफी सारे टीचर CLC भी गए हैं, तो ये कौन बोल रहा है कि पढ़ाई करने में? मैं आपको कह रहा हूँ, तो जब ये बच्चे बोल रहे हैं करें नहीं, और इनोसेंट चाइल्ड ये बोलते हैं कि अच्छा उन्होंने भैया ने बोल रहा था CLC इज द बेस्ट, अच्छा एक LC2 वाला आ रहा है LC2 इज द बेस्ट, अच्छा एक कह रहे हैं CLC और सॉरी LC1 इज द बेस्ट। तो इनोसेंट बच्चे हैं, तो मैं हमेशा बोलूँगा यार ऐसे के पास जाओ तो बोले कि ये रहा इसका अच्छा, ये रहा इसकी बुराई, अब तुम देख। तीनों सेंटर्स की एक अच्छाई है, एक बुराई, हर चीज। तो ऐसे भी बच्चे मिले, तो पहले बच्चों के लिए हुआ कि आप जानो हर चीज को, सभी इक्वली गुड हैं, इक्वली बैड है, ठीक है। क्योंकि अभी प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो देखना कोई भी अच्छा नहीं दे रहा, कोई भी बुरा भी नहीं दे रहा, कोई अच्छा ही नहीं, कुछ नहीं दे रहा। हाँ, लेवल तुम्हारा ऐसा क्रिएट कर देता है कि तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, इंटर्नशिप के लिए भी कोई मना नहीं करेगा, जॉब के लिए भी कोई मना ही नहीं करेगा, बोलेगा अच्छा ड्यूज है भाई आ जाओ। तो कॉलेज कुछ नहीं देता, बट तुम अगर किसी के पास जाते हो तो तुम्हें कोई मना नहीं करता।
फैक्ट है। तो इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट तीनों समझ लेते हैं कि यार सीएलसी इज बेस्ट, हाँ ले लो भाई, ठीक है। बट उन लोगों के लिए जिनको LC2 या LC1 मिल जाता है, वो काफी ज्यादा ना लो फील करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा हमें ये मिल गया, एंड जिनको सीएलसी मिल जाता है वो काफी ज्यादा ओवर मोटिवेटेड बोलते हैं ना, वैसा फील करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अपना टाइम देखो, आपका क्या स्केड्यूल रहता है। कोई अगर कोचिंग करता है तो मैं बोलता हूँ यार आप आराम से, अगर मॉर्निंग कोचिंग है तो आप आराम से LC1 लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को ऐसा है कि हमें क्लासेस भी करनी है बट हमें इंटर्नशिप में अच्छा कुछ करना है, शुरू से ही करना है, LC1 ले लो। सो सभी सेंटर्स के अपने अपने एक एडवांटेज है। फिर एक ऐसा होता है कि यार 2 बजे के बाद हमें रुकना ही नहीं है कैंपस में, तो LC2 ले लो, ठीक है। और क्योंकि CLC में माहौल जो है 5 बजे तक बना रहता है रात से। बच्चे क्लास के बाद भी कितने बार 2 से 3 भी क्लासेस हो जाते हैं, रेयरली होते हैं, नॉर्मली है, उनके भी क्लासेस 2 या 2 बजे से पहले खत्म हो जाते हैं। बट बच्चों का माहौल बना रहता है 4-5 बजे तक, तो ये एंजॉय करना है CLC जाओ। बस ये सब चीजें हैं। तो प्रेफरेंस अपने हिसाब से डालो, ना कि लोगों के हिसाब से। तीनों इक्वली गुड है, इक्वली बैड। एक और पॉइंट कि अगर एक बार सेंटर चूज हो जाता है कि अगर लेट्स सपोज मैंने LC1 ले लिया, ठीक है, पर मुझे लेना LC2 था बिकॉज इवनिंग शिफ्ट का कॉलेज है, ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट का ज्यादा बच्चे प्रेफर नहीं करते क्योंकि एक तो हम स्टार्टिंग से मॉर्निंग शिफ्ट तभी बदनाम है। नहीं, LC1 को इन्होंने डिग्रेड इसीलिए किया हुआ है क्योंकि वो बेचारा इवनिंग करता है। मेरे को अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम सेम है। इवन मेरे को तीनों सेंटर इतने सेम लगते हैं कि सिर्फ नाम ही का चेंज है और सच ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ है। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर एक बार मेरे को LC1 मिल गया, फिर कोई और सेंटर मिल गया और अभी मुझे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा अब मिल चुका है, अलॉट हो चुका है, लेट्स सपोज फर्स्ट कट ऑफ में मुझे LC1 मिल गया, ठीक है, बट सेकंड कट ऑफ ऐसे आती है कि यार मेरे को CLC मिल सकता है, फिर मुझे कोई और सेंटर मिल सकता है, LC2 मिल सकता है, फिर मुझे चाहिए LC2, ऐसे सिचुएशन में तो पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा या फिर कोई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फिर कुछ ऐसा कि हाँ मिल भी सकता है कि अगर हम दूसरी चीज़ों को भी चेक करें तो। अगर ऐसा होता है जैसे कि मैं अपने पे डाल देता हूँ कि मैंने LC2 फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला, चलो मैं बोला कि मैंने CLC फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला था, फिर LC2 फिर LC2 एंड मेरे मार्क्स ऐसे थे कि LC1 के कट ऑफ में मैं लाई किया और मैं LC2 और CLC में नहीं पहुंचा फर्स्ट राउंड में। सो ऐसा होता है कि फिर फीस पेमेंट होती है, फिर वहां पर बोलते हैं कि यार अभी जो है ना बाकी राउंड्स भी आने वाले हैं और आपके मार्क्स क्या पता आपके जो सेकंड या फर्स्ट प्रेफरेंस में है उसके अंडर में आ जाए, तो वहां पर अपग्रेड का ऑप्शन दे देते हैं वो कि आप अपग्रेड कर लो। तो मैं अपग्रेड के लिए अगर डालता हूँ तो आने वाले राउंड्स में अगर मेरा नंबर किसी भी ऊपर वाले प्रेफरेंस के अंदर में आ जाता है तो मुझे वो अलॉट हो जाएगा एंड फिर सेम वेरिफिकेशन एंड ऑल ये सब। तो मेरे पास मौका है कि मेरे ऊपर वाले जो सेकेंड या फर्स्ट प्रेफरेंस वाले थे उन तक जाने का जब तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही अलॉट हो जाता है, लाइक कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो था LC1, ठीक है, तो बच्चों ने बोला यार तुम CLC ले सकते थे, तुम LC2 ले सकते थे। अब मेरा मन हो गया कि यार मैंने क्यों LC1 को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपग्रेड कर लूँ, तो अब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल चुका है। फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ भी हो वो कुछ भी आपको अदर सेंटर्स नहीं मिलते। और जैसे मैं हूँ कि मैंने जो है फर्स्ट अपने ईयर में जो है आराम से इतने स्कोर किए हैं कि लॉ फैकल्टी में टॉप 10% बच्चों में आता है, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई मुझे जो है CLC चाहिए। तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता, मार्क्स डिपेंड ही नहीं करता। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि रैंकिंग बढ़िया है, कुछ भी है, फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है और कोई भी सेंटर इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, बच्चों ने बना दिया है वो अलग बात है। बाकी अपग्रेड नहीं हो सकता इन केसेस में, और अपग्रेड हो सकता है जब आपका थर्ड या सेकंड प्रेफरेंस हो और आप अपर प्रेफरेंस के लिए जा रहे हैं। ओके ठीक है, नाइस। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कट ऑफ रहता है, क्या रेंज रहता है कट ऑफ का कि ठीक है इतने कट ऑफ में CLC मिलेंगे, इतने में LC1 और LC2 वाला ये वाला पॉइंट। राइट। जब मैं अगर अपने बैच की बात करूं 2023 के बैच का, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें विद इन 2 मंथ्स बच्चों ने प्रिपेयर किया था। लॉ से तुरंत उठ के मैथ्स GK ये सब पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ जनरल की 55% 54% गई थी, एंड यही आप धीरे धीरे कम कर लो तो अराउंड 50% गई थी, अराउंड 50% EWST गई थी, अराउंड 45-44% OBC। इस समय जब इस ईयर जब बच्चों के पास अच्छा खासा टाइम था प्रिपेयर करने का, तो सडनली इंक्रीज हुआ है। कैसे हुआ?
अगर मैं जनरल की बताऊं तो अराउंड 60% अगर आप लेके आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल कट ऑफ ले लिया जो लास्ट टाइम आते थे। हाँ ओके। हाँ, सो बढ़ गया है। जैसे पिछले बार जनरल की 55 अराउंड गई, परसेंट की बात कर रहा हूँ, तो इस बार 60% पे गई है। यानी कि इफ यू आर स्कोरिंग 60% ऑफ द टोटल वन, तो आप आराम से फैकल्टी ऑफ लॉ में आ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीएलसी में आ सकते हो LC1 में, क्योंकि मुझे पता है इक्वली है और आपको फैकल्टी ऑफ लॉ मैटर करता है, ना कि कोई सेंटर। सो इफ यू आर स्कोरिंग 60%, मैं जनरल की बता रहा हूँ, तो आप सेफ हैं और आप फैकल्टी ऑफ लॉ ले लेंगे, चाहे कोई भी सेंटर आपका हो। फिर EWS की बात करूँ तो अराउंड 55% आपको लाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप नया रूटीन कुछ है नहीं, वही चलेगा, अब CUET का चलेगा, अगर कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं आता है तो ये कट ऑफ बढ़ ही सकते हैं, कम नहीं होगा। ओके। लेवल जो भी कुछ बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर करके आ चुके होंगे, 1 साल का समय मिलता है, तो कट ऑफ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। सो 60% फॉर जनरल, 55% फॉर EWS, और 50% अराउंड OBC का जाता है, एंड 40% SC एंड ST, 40%। तो ये कुछ डिफरेंस है, और ये मैं फैकल्टी ऑफ लॉ का बता रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक सेंटर का नहीं बता। तो यू आर सेफ अगर आप इन परसेंटेज के ऊपर में आए। नाइस, मतलब कट ऑफ वेरी कर रहा है टाइम टू टाइम, और अब तो नॉर्मल पे आ गया जैसे पहले था। ठीक है, राइट राइट। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को यहाँ पर पूछनी है कि CLC इतना ज़्यादा क्यों लोग मतलब क्यों है इतना CLC के बारे में कि भाई CLC ही बेस्ट है? ये चीज़ मैंने बहुत सुनी अपने टाइम में, बहुत सुनी। इवन जब मैंने प्रिपेयर किया था तो उस टाइम भी CLC लाइक, और वैसे मेरा माय पर्सनल फेवरेट है। मुझे खुद बोला गया था कि तुमने CLC को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं रखा, तो मतलब मेरी मर्जी। नाइस। जब तीनों ही बराबर है तो मुझे कुछ वो फर्क नहीं है। एंड देखो मेन चीज ना, यहाँ पर माइंड जो है ना, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है ऐसा करके, क्या कि भाई आपकी जो CGI है वो इसी बिल्डिंग में पड़े हैं, नाइस है ना, तो उनको ये लगता है कि इस बिल्डिंग में मैं पढ़ूंगा तो मैं भी CGI हो जाऊँ। सिंपल चीज है। एंड CGI नहीं, काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इवन सीनियर एडवोकेट, कपिल सिब्बल, एंड बहुत सभी वो फैकल्टी ऑफ लॉ से। यानी कि यहाँ पर जो दम है वो फैकल्टी ऑफ लॉ का है, उसके पढ़ाने के तरीके का है, वहाँ के बच्चों में वो चीज़ फील डालना वो फैकल्टी ऑफ लॉ का है, किसी बिल्डिंग का नहीं है। ये चीज़ बच्चे जितनी जल्दी समझेंगे उतना बेहतर है। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चे जो मोटिवेटेड हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को देख के हैं। सबसे पहला CGI को देख के कि वो कैंपस लॉ सेंटर से थे, बट वो खुद कहते हैं कि मैं फैकल्टी ऑफ लॉ से। ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी। और दूसरी चीज़ कि ओल्ड इज गोल्ड वाला सीन है। हाँ। तो जब ड्यू बना था तो CLC सबका है, फिर धीरे धीरे करके बाकी 2 सेंटर्स भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो इस वजह से भी लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड एक जो पॉजिटिव पॉइंट आता है, किसी के पास कुछ हो या ना हो, सोसाइटीज का मामला काफी ज्यादा रहता है, तो CLC काफी ज्यादा पुरानी है, एंड सोसाइटीज नई बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। एक ही साल में सभी सोसाइटीज नहीं बनती है। अब पिछले साल हम आए तो 2 सोसाइटीज नहीं बनाई गई थी जबरदस्ती करके। एक जजमेंट अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी को काफी ज्यादा ही एक्टिव किया गया बढ़िया तरीके से। तो सोसाइटीज बनने में, सोचने में काफी टाइम लगता है, एंड सभी सेंटर्स अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि हम क्या नया लेके आए, उसमें टाइम लगता है। और CLC काफी ज्यादा पुराना है, तो उसमें धीरे धीरे करके सोसाइटीज काफी ज्यादा डेवलप हुई है, एंड कुछ सोसाइटीज काफी अच्छा काम करती है। और सोसाइटीज के नाम पर सेमिनार्स होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि सेमिनार्स उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन का मौका नहीं देता है। कोई गेस्ट आते हैं, फोटो खिंचवाओ, उनकी बात सुनो, एंड सेशन इज ओवर, और मुझे उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। हाँ, मोटिवेशन मिल जाती है कि हम इनसे मिल ले, अदरवाइज कुछ नहीं। इवेंट के नाम पर हमारे यहाँ सेमिनार, सो ये सब चीज़ें, इसलिए लोग मोटिवेटेड है CLC को लेके। अदरवाइज ये तीनों ही सेंटर्स में हो रहे हैं, 19-20 का फर्क है, तो वही चीज़ है। ओके, ठीक है, तो बढ़िया। मतलब ये 2 चीज़ जो मेजर थी, जिसके ऊपर मेजर क्वेश्चन होते हैं, वो तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे कि फैकल्टी के बारे में बताओ कि फैकल्टी कैसी है। लॉ सेंटर 2 LC2 की फैकल्टी कैसे लगा कि मतलब
अब तो पूरा एक साल निकल गया। मेजर जो Right. और एक और चीज़, जो मेजर हमारे सब्जेक्ट होते हैं लॉ के, वो हमारा 3rd सेमेस्टर तक सब निपट जाते हैं। CRPC, IPC, एविडेंस, फैमिली लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, हर एक चीज़ जो हमारा मेजर लॉ जो मतलब कोर एरिया कवर करता है, वो आपका 3rd सेम तक खत्म हो जाता है। अब उसके बाद के तो नॉर्मल सब्जेक्ट है कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में या फिर क्या क्या चीज़ें पता चलती है ना। सो मेजर सब्जेक्ट में आपने इतने सब्जेक्ट तो पढ़ लिए कि आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ कैसे है। तो टीचर्स के बारे में बताओ, फैकल्टी कैसी है, गेस्ट फैकल्टी को भी इंक्लूड कर लो, जितनी भी नॉर्मल परमानेंट फैकल्टी है वो किस तरीके की है, उसके बारे में भी कुछ। सो अगर हम फैकल्टी ऑफ लॉ के टीचर्स की बात करें तो तीनों ही सेंटर्स में टीचर हर साल कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, किसी एक साल पर, 2 साल पर। कोई फिक्स नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर सेंटर में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ये फैकल्टी ऑफ लॉ है, किसी सेंटर द्वारा चलाया गया कोई कोर्स नहीं। सो अगर इस करंट सेशन की मैं बात करूँ LC2 में, तो सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ गुड टीचर्स या वेल क्वालिफाइड, अगर मैं बात, सभी क्वालिफाइड है नो, बट नंबर अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो LC2 में सबसे ज़्यादा है। इसमें इनफैक्ट अगर मैं पूरे एक साल में बात करूँ तो हम पूरे 10 टीचरों से पढ़े हैं, जिसमें से अराउंड 4 टीचर सिविल जज रह चुके हैं, ठीक है, रिटायर्ड आ चुके हैं, जिसमें प्रमोद तिवारी सर हैं, बेलू गुप्ता मैम हैं, मोस्ट फेवरेट। तो दीज आर द बेस्ट वन। तो लोग CLC और LC1 से पढ़ने के लिए आते हैं, इनसे भरी रहती है क्लासेस इनकी। सो वही चीज़ें हैं। तो टीचर्स के नाम पर बहुत अच्छा फैकल्टी है LC2 का, और काफ़ी ज़्यादा टीचर्स, ये तो मैंने जो जिनसे मैंने पढ़ा है वो उनकी बताई है। अदरवाइज यहाँ पर सेक्शन के, जे, इतने सारे सेक्शन जाते हैं, उसमें कितने सारे सिविल जज बैठे हुए होंगे जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये वैसे वाले टीचर्स हैं, तो काफ़ी बेस्ट फैकल्टी है। और इसमें बात रही गेस्ट फैकल्टी की, तो गेस्ट फैकल्टी का इशू तो हर तीनों सेंटर्स में है, क्योंकि अलॉट जो है, अपॉइंट जो है वो फैकल्टी ऑफ लॉ करता है। तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टीज की ये है कि जो LLM कर रहे हुए बच्चे होते हैं, जो PhD कर रहे हुए बच्चे होते हैं, उनको जो है अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ गेस्ट फैकल्टी, जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनको बोल दिया जाता है, आप पढ़ा दीजिए। तो जब आप कंपेयर करेंगे परमानेंट फैकल्टी में और गेस्ट फैकल्टी में, बोलते हैं ना कि 19-20 का नहीं, 19 लाख का फर्क है। वो आते हैं और अपना बस अपना पर डे के हिसाब से जो है अटेंडेंस लगा के, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है बच्चे खुद मतलब नहीं लेते हैं, क्योंकि वो भी तो एक बच्चे ही थे कभी। तो बस वो अपना जो है काम करवा के जाते हैं। और क्योंकि स्टूडेंट से जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, बस ऐसे ही आ गए हैं, तो क्या ही एक्सपेक्ट आप करोगे। सो 19-20 लाख का फर्क है। तो ये बस फैकल्टी LC2 की बेस्ट है। एंड हमेशा कुछ भी डाउट होता है तो अपने चैम्बर्स में बैठते हैं, चैम्बर्स भी इनका बहुत खूबसूरत है टीचर्स का। तो चैम्बर्स में आप जाके बैठिए, बात करिए, हाउ टू राइट आंसर्स, क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसी, पूरा रोड मैप बता कर देते हैं। जैसे प्रमोद तिवारी सर है, हमने उनसे पूछा सर जुडिशरी के लिए क्या करें, तो पूरा उन्होंने रोड मैप कि 3 साल आपके कैसे होने चाहिए, 4 साल, 3 साल के बाद जब 4था साल या 5वां साल होगा तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। फिर काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स हैं, जिसमें अमरेंद्र सर हैं, उन्होंने तो पूरा मेरा सेकेंड सेम अच्छी तरह से संभाला, पकड़ के रखा था मुझे ऐसा। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है टीचर्स, बेस्ट है। टीचर्स तो सही है, टीचर्स तो मैं भी एग्री करती हूँ कि टीचर बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है। के बच्चों को दिखा है कि टीचर्स की बुराई करेंगे कि नहीं हमारे अच्छी फैकल्टीज नहीं है, मोस्टली बच्चों को सुना है। बट LC2 को मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे टीचर्स ऐसे हैं वैसे। हाँ, गेस्ट फैकल्टीज का तो वो तो है ही, गेस्ट फैकल्टी तो तीनों सेंटर की सेम है। और परमानेंट फैकल्टीज मैंने एक के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा किसी का, अदरवाइज नहीं, सभी तगड़े। परमानेंट फैकल्टी मेरी तो फेवरेट स्वाति सोलंकी मैम थी, फैमिली लॉ 2 की। ओके, सो अब आते हैं रैगिंग वाले पॉइंट पे। मतलब ये तो ऐसा है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, मैं भी सीनियर थी मैंने रैगिंग की तुम्हारी। रैगिंग वाले पॉइंट में बताओ यार, कि क्योंकि अब जैसे लॉ कॉलेज है तो ऑब्वियसली बात है रैगिंग वाला पॉइंट तो वो है नहीं जो एक नॉर्मल कॉलेजेस में होता है, ठीक है। और क्या मतलब अगर है भी तो है कि नहीं, पहला तो यही क्वेश्चन है कि लगता है कि रैगिंग है कि नहीं है। रैगिंग नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब हम अभी जूनियर से मिले हैं तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि मोस्टली जो है पूर्वांचल से आते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा। बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल ओवर इंडिया के हमारे पास बच्चे हैं। पूर्वांचल हो गए, फिर हरियाणा से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, तो कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो कल्चर था रैगिंग का,
यानी कि रैगिंग उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं था, बट ये सीनियर्स आते थे, थोड़ा सा मजाक मस्ती, बच्चों को नहीं भी पसंद फिर भी मजाक मस्ती करते थे। बट यहाँ आके हम उसी मेंटालिटी से आए थे कि हमारे साथ कुछ कुछ हो सकता है। बट वो यहाँ के सीनियर से पूरा चेंज ही कर दिया। आ रहे बड़े भाई छोटे भाई की तरह मिल रहे हैं, कोई मतलब उनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स था इस चीज को लेके। बोला हाँ भैया यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि हमें सीनियर बोलो, सर बोलो, ऐसा कुछ नहीं। काफी यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। रैगिंग नाम का कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो रैगिंग सर्टिफिकेट एफिडेविट कुछ नहीं मांगते, उनको पता कुछ नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यार। रैगिंग होनी भी नहीं चाहिए गाइस। और आपके साथ चलो खैर हुआ ही नहीं, तो फिर अब किस वाले पॉइंट पे इतनी हिम्मत का तो मैं ही सुनती। तो हिम्मत था, ओ सही बात है, हिम्मत ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि हमारी रैगिंग हो जाएगी। ओके नहीं, मैंने किया था मजाक के लिए। मैं जब फर्स्ट डे ही आया था तो मैंने सेकंड ईयर को बोला था कि और कौन सी ईयर को, सेकंड के, अच्छा सही से रहना यहाँ पर, जूनियर्स आए हैं, थोड़ा ध्यान के रखना। कह रहा ओके सर। मेरा दोस्त कह रहा है तू फर्स्ट ईयर का है भाई। तो ऐसे मजाक मस्ती चलती है, बाकी कुछ। हाँ ठीक है चलो। नहीं बढ़िया, रैगिंग वैगिंग का सीन सही में नहीं यार कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में नहीं, किसी में भी नहीं है। इनफैक्ट ड्यू में ही नहीं है, ड्यू में ही नहीं, सही बात है। मैं यार मैंने भी ग्रेड ड्यू से किया, हमें भी नहीं मिला रैगिंग, तो मतलब ऐसा तो आता ही नहीं किसी को। ओके सो नेक्स्ट इज इंटर्नशिप। तो पहले थोड़ा सा मैं एक लाइन बोल देती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये जो है ये उन बच्चों में से आते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में सुप्रीम कोर्ट में एवार के अंदर इंटर्नशिप की है। कैसा रहा वैसे एक्सपीरियंस? मतलब फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को जो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि यार अभी कुछ नहीं आता है, तो थोड़ा लो से शुरू करते हैं कि मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हमें ऐसे, अगर हम फर्स्ट ईयर में तो हमें बेसिकली लोअर कोर्ट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यार अभी कुछ नहीं पता है ना हमें, तो चीज़ें शुरू लोअर कोर्ट से होती है, तो हमें स्टार्ट भी लोअर कोर्ट से ही करना चाहिए, है ना। तो आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट से इंटर्नशिप की है, कैसे और क्या लगा कि सुप्रीम कोर्ट से इंटर्नशिप करके क्या क्या सीखा अब तक? राइट, जब फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे बीता है तो फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा इंटर्नशिप करना चाहिए, थोड़ा सा पता चलेगा आपको कि कैसे लीगल सिस्टम काम करता है, व्हाट आर द लूप होल्स, और कैसे लोग काम करते हैं, 1 बजे 2 बजे तक करते हैं, फिर रात फिर सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं एंड 10:30 बजे से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तो हाउ दे प्रिपेयर। तो मैंने फर्स्ट जो कोर्ट विजिट था एज एन इंटर्न, तो मेरा था 30,000 ही। फेवरेट किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं, बट मैं 30,000 ही गया था फॉर 1 डे। ओह 1 डे की इंटर्नशिप फॉर 1 डे, हमें बोलना मेंशन करना पड़ेगा 1 डे का, क्योंकि 1 डे ही लायक था फिर मैं वहाँ। तो हाँ, तो जब गया वहाँ पर तो वही चीज़ होती है, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो ना तब आपको डाउट होता है कि आप एक सही प्रोफेशनल हो कि नहीं हो, है ना। तो जब आप वहाँ पे गया, मैं देखा यार एक ऐसा कैटेगरी है जो तगड़ा छाप रहा है, प्रोफेशनली तगड़ी गाड़ी में आ रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, लाखों हजारों कमा रहा है, ऑफिस में बैठा हुआ है, चैम्बर्स हैं एंड घर जा रहा है। और एक वहां पर है जो मतलब प्रॉपर्ली ड्रेसअप भी नहीं है वो, ठीक है, एंड मेजरली आपको जो दिखेगा ना वो उन्हीं की शक्ल दिखेगी जो टाइपिंग कर रहे हैं एंड एफिडेविट बना रहे हैं एंड शाउट भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे जो मच्छी बाजार में होता है कि आइए हम करवा देते हैं, फेल करवाना है, आइए हम एक थे, अब एजेंट थे, थोड़ा सा उनको दुख भी हुआ एंड ऑल, वो कह रहे थे कि लाओ हम गवाही करवा देते हैं, ठीक है, फोन पे कह रहे थे कि यार 500 नहीं, चल 450 दे दियो। तो ऐसा, हाँ, तो इस तरह की चीजें देखी थी कम से कम 3-4 घंटे बैठ के वहाँ पे, क्योंकि मेरे सीनियर जो थे उन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि आप देखो पहले जज बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, फिर हम आएंगे चैम्बर से। तो फिर मैं जस्ट वहीं बैठा था और यही सब तमाशा देख रहा था। तो काफी ज्यादा फिर लगा कि यार क्या ही हो रहा है ये। फिर जब मैं चैम्बर में गया तो चैम्बर में देखा था कि भाई छोटा सा चैम्बर है, मोस्टली आपने अगर 30,000 का चैम्बर देखा होगा तो ज्यादा कुछ नहीं, पान की दुकान होती है, और वहीं पर फाइल्स पड़े हुए हैं। फिर उसी में आपको देखोगे कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी है उस पान की दुकान में। तो लगा कि यार क्या है। तो फिर उन्होंने बोला, फिर इंटरव्यू हुआ, उन्होंने ठीक है भाई आपको हम रख लेंगे 1 महीने के लिए, ठीक है। तो रिसर्च वगैरह एक ही दिन में मैंने रिसर्च करवाया था सीपीसी का एंड ऑल का। तो फिर मैंने बोला कि सर मेरा तो कॉलेज भी रहता है। तो वो मुझे कहा था कि तुम सुबह 9 बजे 30,000 आ जाना, फिर रात को हम 7-8 बजे यहाँ से बंद करके जाएंगे।
तो फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और उसके बाद मैं कोचिंग वगैरह भी पढ़ाता था। मुझे लगा कि ये तो फिर इम्पॉसिबल है इस मंथ के लिए। तो मैं बोला कि सर हो नहीं पाएगा। फिर उनकी जो वाइफ थी उनसे मैंने बात किया था कि दी है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू में गया। तो उन्होंने कहा था कि एक काम करते हैं, तो आराम से कॉलेज वगैरह करो एंड अपना कोचिंग वगैरह पढ़ाओ, उसके बाद हम देख लेंगे। अगर कभी कोई तगड़ा केस हुआ या कुछ भी हमारा केस आता है तो हम तुझे कुछ दिन के लिए बुला लेंगे ताकि तू एक बार ट्रायल समझ ली। तो ये फेवर उनकी तरफ से मिला। फिर मैं अपना चला गया एंड वो कुछ 3-4 दिन ऐसे गुजरे थे जब उनकी शक्ल याद आ रही थी, 500, 450। तो काफी ज्यादा होता है कि आप एक तो फर्स्ट जनरेशन, जब आप समझते हो ना कि यार ऐसा हाल तो नहीं हो जाएगा हमारा, ये चीज है ना, ये सबके दिमाग में जाता है। सब आप अपने प्रोफेशन पर डाउट करने लग जाते हो कि आप सही बात पे हो कि नहीं। तो फिर मेरे एक सीनियर ने कहा था कि मैंने दिन फॉर्म भरा था मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए, तभी मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भर दिया था। कौन सा फॉर्म? एप्लीकेशन, अरे मतलब एप्लीकेशन, ईमेल, सॉरी फॉर्म नहीं, ईमेल मैंने डाला था कि मुझे इंटर्नशिप वगैरह मैंने ऐसे ही डाल दिया। ये सभी डाल देते हैं। हाँ, वो तो होता है। ठीक है, तो फिर मुझे कॉल आता है उसी के जस्ट अगले दिन। ओह नाइस। हाँ, ठीक है कि आपने फॉर्म भरा था, हाँ आपने सीवी मैंने देखा आपका, तो आप आइए, इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू में हो गया, चलो ठीक है। तो इंटरव्यू हमने वहाँ पे क्रैक किया था। तो बोले ठीक है, आप कब से आ रहे हो? तो मेरा तो मन वैसे ही बेकार हो गया था 30,000 देख के। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इंटर्नशिप एंड ऑल ये सब चीज देखूं। बोलते हैं कि मैंने कुछ बहाना बनाया था लिटरली कि सर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैम कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बाद में ज्वाइन करते हैं। तो ठीक है, तो कब बात करूँ आपसे? आपका नाम मैं नेक्स्ट मंथ के लिए लिख लूँ? ठीक है मैम, लिख लो, क्या ही बोलता। तो फिर अप्रैल के लिए इन्होंने फिर जस्ट 1 अप्रैल या उससे पहले इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कि आप कल 10 बजे अपना सीवी लेके हार्ड कॉपी ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे 10 बजे। फिर मैंने कुछ इशू बनाया, बहाना ही बनाया था, क्योंकि मुझे पता था क्या हाल होने वाला है। 30,000 का जो है ना, तो डर जो है ना, वो सब चीज दूर नहीं जा रही। तो मुझे लगा कि अगर एक बार मैं बहाना बनाऊंगा तो छोड़ देंगे मुझे नहीं करनी इंटरव्यू, अभी नहीं जाना कोर्ट। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप कर लो, मतलब मैंने बताया था कि मैं कहीं और, चलो ठीक है। तो मुझे लगा ये कॉल नहीं करेंगे। फिर शाम को फिर से कॉल किया उन्होंने, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जो तुमने वहाँ पे किया था उसका जो एसोसिएट थे, उनके एसोसिएट थे कॉल। नितिश आप कहाँ हो? बोला कि मैम अभी तो मैं कहीं बाहर हूँ, मैं बाद में बात करूँ। ठीक है, मुझे लगा आप तो छोड़ दो, नहीं करनी मुझे। तो अगले दिन तक कॉल नहीं आया। मैं काफी खुश था कि मेरे को नहीं करने, मुझे नहीं जाना अभी वहाँ। ठीक है, तो फिर इन्होंने जो है फिर से कॉल किया नेक्स्ट डे। फिर मैंने एक फ्रेंड को भी भरवाया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई मुझे भी कॉल आया था, बोला कि तुम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ चल लेते हैं, देख लेते हैं कैसा है। तो वही मैं डर डर के गया अराउंड, मैंने 10 दिन नहीं, डर डर के 11 बजे रिपोर्ट किया था मैंने। तो फिर मैं फर्स्ट डे तो ऐसे सीवी वगैरह देखा था, फिर बोला था सीवी मैंने बस अलग ही बनाया था जिंदगी में पहली बार। उन्होंने पूरा समझाया कि ऐसे सीवी बनाते हैं, अदरवाइज देखते रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये सब चीज़ बताया। एंड फर्स्ट डे फिर जो एसोसिएट थी उन्होंने थोड़ा समझाया था, बाकी फिर 2 थे सर आए पहले, इंट्रोडक्शन लिया, कुछ क्वेश्चन पूछे मेरे से सीआरपीसी एंड ऑल के, बेल क्या होता है, कौन सा सेक्शन में होता है, मुझसे पूछा। फिर बोला जाओ वहाँ से एक रिसर्च करके आओ। तो मैं ऐसे रिसर्च कर रहे थे। फिर अगले दिन मैम आई जिनके अंडर में लिटरली मैं था। ये हुआ। तो उनसे थोड़ा सा ब्रीफिंग हुई एंड बातचीत करी थी उन्होंने। अब बोला था कि अब 1 महीने के लिए आप मुझे असिस्ट करोगे हर चीज के लिए। हर चीज के लिए रिसर्च करनी थी। तो रात को 1 बजे कॉल पर है, मैं लैपटॉप पे यहाँ पर घर पे रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, केसेस निकाल के दे रहा हूँ। एंड फिर सुबह ही कॉल आ जाता था कि रजिस्ट्रार जाओ सुप्रीम कोर्ट के, वहां पर देखो हमारे मैटर कहाँ है, फिर एप्लीकेशन ये डालना है वो डालना है, मतलब पूरा उन्होंने कॉल पर डायरेक्ट करते रहे, हम करते रहे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का एक कोना हमें पता चल गया नई बिल्डिंग में जो है। एंड फिर रिसर्च वर्क हमारा चलता ही रहा। फिर एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैंने मैम, एक दिन मैं पूरा ही बैठा रह गया ऑफिस में क्योंकि कोई काम था नहीं। मैंने शाम को जो है मैसेज डाला था कि मैम जिस दिन काम नहीं होता है तो आप मुझे बता दिया करो, मैं घर चला जाऊंगा। तो उन्होंने मैसेज देख के छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे ऑफिस में मुझे लतेड़ा है। बोले आप अगर ऑफिस में बैठे हो तो लगे आप हो।
सही आपके बात पास इतनी सारी फाइल्स हैं, पढ़ो उसे। ऑफिस आपका है, पढ़ लो फाइल्स। हाँ। ठीक है, तो बोलते हैं कि कोई भी इंसिडेंट होता है वो लाइफ चेंजिंग होता है। उस दिन फिर उन्होंने फाइल पढ़ना सिखा दिया। ओह, तो मैं कभी कभी बोलता कि चलो अगर मैं मैसेज नहीं करता तो मैं ऐसे बैठा रह जाता। नहीं, तो उन्होंने फाइल पढ़ना पढ़ना सिखाया कि सिनॉप्सिस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, मेमो ऑफ पार्टीज कैसे कैसे होता है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी फाइल करते हो तो मेमो ऑफ पार्टीज कैसे चेंज हो जाते हैं, डिपेंडेंट कहाँ रिस्पोंडेंट बन जाता है, कि कुछ भी प्लेंटिव कहाँ क्या बन जाता है, ये सब चीज उन्होंने बताया। फिर सिनॉप्सिस होता क्या है, कितने पेजेस का होना चाहिए, ज्यादा पेज का हो जाता है तो फिर हम कौन सा एप्लीकेशन डालते हैं, मतलब ये कोई बिहेवियर। एंड बोलते हैं कि इंटर्नशिप लकीली कुछ हिसाब से था कि लक खींच रहा था, क्योंकि मैं तो उतारना चाह रहा था। हाँ। तो फिर मेरे एसोसिएट सर ने पूछा कि ठाकुर आओ, ये पर्टिकुलर केस का नाम था, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, तो इस केस को मुझे ब्रीफ करो। तो फिर हम तो वही गए नॉर्मल बच्चे, हमने बोला सर ये लड़की यहाँ गई थी, इसका हस्बैंड ने ये किया था, फिर इसने ये वो मैंने ऐसा है, किसी को ब्रीफ करोगे ना तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो आप जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करो। मैंने ठीक है सर, थोड़ा सा कंसाइज करते हैं। फिर मैंने कुछ ना कुछ ऐसे बोला कि ये भी नहीं होता। तो बोलते हैं कि चलो हम आपको ब्रीफिंग दिखाएंगे। ओके, ठीक है, तो आज तो हो ना यहाँ पर? ना हाँ सर है। अभी कितने बजे जाते हो? सर वही 8-9 बजे तक चले जाएंगे। कोई बात, ठीक है चलो। तो ठीक है, तो हमारी फाइल वगैरह रेडी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अगर फाइल रेडी करना बोलते हैं मतलब सूटकेस रेडी करना बोलते हैं। जब आप देखोगे तो सूटकेस रेडी होता है जिसमें 10 से 15 फाइल्स हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री है। हाँ। तो 2 बड़े-बड़े सूटकेस 2 अलग-अलग केसेस के हमने लिया, गाड़ी में भरा और हम जा रहे थे मुकुल रोहतगी के पास। माय गुडनेस, वो ब्रीफिंग दिखाते हैं। ओके। तो वो भी काफी ज्यादा एक होता है ना चेंजिंग मूवमेंट, क्योंकि जिनके बारे में आप देखा होता है उनके ऑफिस में आप जा रहे हो, तो उनके ऑफिस के पास फिर तो हम जा रहे हैं, तो जब उनके कमरे में एंट्री होती है तो एक डार्क सा रूम है, उतनी लाइटिंग नहीं है, नॉर्मल मतलब होता है ना कि एक होता है बहुत ही ज्यादा ब्राइट, एक होता है बहुत ही ज्यादा लो, मिडल में एजेड है। एक ओल्ड मैन अपने एक होता है चिन डाउन और आंखें ऊपर ऐसे करके देख रहा है आपको, चश्मा नाक पर है, चश्मा ऐसा जो ऐसे करके खुल जा रहा है। ठीक है, और आपको देखने के लिए ऐसे फेंकते हैं, फिर मैग्नेट आ रहा है सामने। तो मतलब ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम किसी ऐसे प्रोफेशनल जिसका नाम है टॉप 3 एडवोकेट में नाम आता है उनका, उनके आप जा रहे हो। एंड ब्रीफिंग कितने मिनट की हुई? 3 से 4 मिनट। तो उन्होंने यही बोला कि वहां पर हम राम कहानी नहीं बताएंगे। रात के शाम के 7:30 या 8 बज रहे थे, 2 से 3 मिनट 4 मिनट का था, कुछ काउंटर क्वेश्चंस मुकुल जी ने पूछा एंड इन्होंने रिपीट किया, दैट्स इट। फाइल्स उनको पकड़ाए गए एंड सुबह 10:30 बजे उनका आर्गुमेंट है। तो मतलब उनको केस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमने बस थोड़ा सा उनको बता दिया। अब 10:30 बजे वो बहस करेंगे। मजे वाली बात है कि सामने का प्रिंसिपल। अरे भाई ये सब मतलब कर दिया है कि किया है बहुत कुछ। तो वही आर्ग्यूमेंट हम देख रहे हैं, मुकुल जी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, वहां से कपिल सिब्बल जी हैं। कपिल सिब्बल को लग रहा था काफी ज्यादा हाइट वाले हैं, बट ये छोटे से लगते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन, वो हैरी पॉटर में वो नहीं होते, एक थे ना बूढ़े से व्हाइट स्नो वाले जैसे बाल, वो वैसे लगते हैं, बट हाइट छोटी छोटी है। तो इस तरह का था काफी ज्यादा। और उन्होंने फिर जब भी कुछ बनाती थी डॉक्यूमेंट एंड ऑल, एडिटिंग करती थी, बोलती थी अब चुपचाप मेरे साथ बैठो। तो बस हम कुछ नहीं करते थे, ऑब्जर्व करते रहते थे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि जितना ऑब्जर्वेशन से सीखोगे, बताने से नहीं सीखोगे। हाँ, ये चीज तो है। तो अगर बैठे भी हो तो ऑब्जर्व करो कैसे एडिटिंग हो रही है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, किस तरह से अरेंज किया जाता है, फिर केस ऑर्डर होता है। फिर मैं खुद धीरे धीरे करके आगे मैं ही कॉल लिस्ट प्रिपेयर करता था उनकी कि मैम आज ये केस है और इतने बजे केसेस है। एंड फिर लास्ट डे जब था मेरा, तो पूरा हम कोर्ट विजिट किए रहे, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल। कभी हमें हाई कोर्ट नहीं गया था। तो लास्ट दिन ये भी बैठा कि हम लास्ट डे मेरे इंटर्नशिप का चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के उसमें था, तो वहां भी जाना हो गया। एंड फिर मतलब ये भी जानते कि क्या कम्युनिकेशन होती है। फिर उस दिन जो है अश्विनी, मतलब बहुत सारे जो सीनियर एडवोकेट्स थे दिल्ली हाई कोर्ट के,
चीफ जस्टिस के कोर्ट में आ रखे, तो उनसे भी मुलाकात हो ही गई। मतलब ये 1 महीने में किन किन से नहीं मिले वो अलग बात है, बहुत मिल गए। तो मतलब ये तरह का कुछ एक्सपीरियंस रहा था। एंड फिर अभी जो स्टैंडिंग काउंसिल है, जो अभी आपने आरजी करके सुना होगा, आर्टिकल मेडिकल का, उसमें जो वेस्ट बंगाल के जो रिप्रेजेंटेटिव है कपिल सिब्बल, उनके पीछे एक बैठती है ओके स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल ओके जो है, उनसे भी मिले। तो उनकी सुप्रीम कोर्ट में हमने कैंपेनिंग भी करी थी, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए फाइट करा था उन्होंने इलेक्शन में, उसमें जीती थी। तो स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, उनसे मुलाकात हो गई। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड सीखे काफी ज्यादा। मतलब एक होता है ना कि डर, वो खत्म हो गया, वो बहुत मेन है, डर खत्म। जो अब अगर हम 30,000 या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस से जाएं। हाँ ऑब्वियसली ये वो कॉन्फिडेंस का लेवल आ चुका है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में हो गया है कंफर्टेबल, तो फिर आप यार मैं सही बताऊँ, मेरा आज 30,000 का इंटरव्यू मतलब वो हुआ था ना इंटर्नशिप, मतलब मेरे को ऐसा नहीं दिखा, मतलब मेरा तो मेन काम चेंबर में ही था, तो मेरे को ये वाला तो नहीं, ये जो तुमने बताया है कि वो आओ आर्ग्यूमेंट करवा दे, तो ऐसा वाला सीन तो मैंने ऐसा जनरली देखा नहीं। बट ये वाला डिमोटिवेशन तो मेरे को उस दिन से ही और आज तक वो बना ही हुआ है कि भाई ये गलत है, ये मेरे लिए प्रोफेशन ही नहीं है, मैं रिजिड ही सोचता हूँ। उस दिन से फिर डर खत्म हो गया। फिर जिस दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 केसेस थे एक ही दिन में, तो जब हम लास्ट में खत्म करके उधर बैठे थे कैंटीन में, तो सर पूछते हैं कि ठाकुर जी, हाँ अब तो मन हट गया होगा ये सब चीज करने से, इकट्ठे 3 केसेस हमने देख लिए बैक टू बैक, कोई इस कोर्ट में तो नहीं सर मजा आया। अब तो बस क्या है ये? उन्हें भी लग रहा है, ओ माय गॉड बढ़िया इंटर्न। क्योंकि वही चीज है ना कि एक दिन हम 30,000 में होके आगे तो हमें मजा आ रहा है। हाँ ऑब्वियसली 30,000 का तो अलग ही भागा थोड़ी बहुत है। फॉर्मल्स में तुम रजिस्ट्रार भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, फिर कोर्ट विजिट कर रहे हो, फिर इसी में आपको होता है कोर्ट नंबर 15 में है, फिर कोर्ट नंबर 2 में सेम टाइम में है, तो फिर उधर जाके आप एडजॉर्नमेंट लो, ये करो वो करो, काफी ज्यादा भाग दौड़ है। मुकुल पे जब हम मुकुल थी तो वहाँ पे गए थे, तो उनकी जूनियर एसोसिएट ने कहा था कि सर 22 केस आज के था सुप्रीम कोर्ट में। 22 केस पर डे ओ भाई, इसमें से आज सिर्फ वो 18 कर पाए ना, सिर्फ 18 अरे सिर्फ जोड़ना जरूरी था, ये चीजें थी। इसीलिए कहते हैं कि एडवोकेसी में ना ये वाला जो मिथ है, मतलब मिथ तो नहीं, आप मतलब मुझे सुन के लग, जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करते हैं मुझे लिटरली लगता है कि एक मिथ है कि इतना लेवल होता होगा अर्निंग का। बट जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन हाई कोर्ट में भी है कि मतलब जब मैंने हाई कोर्ट में इंटर्नशिप की थी वहां पर भी मैंने ये चीज देख ली थी कि नहीं भाई अर्निंग तो बढ़िया है अर्निंग वाला पॉइंट बढ़िया है, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मतलब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले एडवोकेट्स लाइक वो उनका है इशू, मैं कह रहा हूं कि उनका भी है, क्योंकि ट्रायल वहीं से शुरू हो रहा है। हाँ वो चीज तो है, बट किनका नहीं है, जिनको बेसिक का भी नहीं पता। तो मैंने एक दिन बैठ के अपने उन्हीं सीनियर जो हमारे जिनके अंडर में था उनसे यही बात मैंने कही थी कि सर ऐसा क्या है कि वो 17 लाख पर डे भी नहीं बोलूंगा, पर केस बोलूंगा। हाँ और मतलब अभी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट हाँ समझो इतना अराउंड जाता है उनका पर केस में। एंड यहाँ पर इनका जाता है कितना ही जाता है होगा। तो सर बोलते हैं कि ऐसा है, फर्क इतना है ना, वो एक सेक्शन जानते हैं और ये हर चीज जानते हैं। ये अगर हम कोई केस जो है 2 साल में कवर करवा रहे हैं ना, तो उनको लोग 17-18 लाख इसलिए देता है क्योंकि वो कुछ महीने में नहीं, कुछ हफ्तों में ही खत्म करवा देंगे। बहुत सारी चीजें होती है, तो ये मैंने देखा है पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और ऊपर में, तो यही सब चीजें हैं जो सही है। आप अगर अच्छे हो तो बढ़िया है। तो यार बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का, मतलब अब तो मुझे फैसिनेटिंग हो रहा है कि करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट। मतलब मैं लास्ट ईयर में की थी, बट मैं लास्ट ईयर तक आते थे इतना डिमोटिवेट हो चुकी थी यार कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो कुछ नहीं होने वाला वाले पॉइंट में थी। बट मैं अभी भी इसी वाले मोड में थी, मतलब हूँ अभी भी हूँ कि यार स्टार्टिंग तो आपको एक आध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगना चाहिए, बट तुम्हारा पॉइंट भी बढ़िया है। इवन अभी जो मैं खुद करने वाला हूँ, अब थर्ड ईयर में दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अदरवाइज जो सेकंड ईयर होने वाला है पूरा ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि अगर आपको ट्रायल ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि केस हाई कोर्ट में कैसे गया, केस सुप्रीम कोर्ट में गया कैसे, अगर वो प्रोसेस ही आपको पता नहीं है तो कोई वर्थ नहीं है। तो
एटलीस्ट 1 ईयर तो हम भी देने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एटलीस्ट पूरा 1 साल सेकेंड ईयर का ही, क्योंकि ट्रायल नहीं पता चलेगा तो फिर कुछ मजा ही नहीं। वही चीज़ है। तो मतलब सॉरी लोग कहते हैं हाँ, खैर वो भी जरूरी था थोड़ा सा डर खत्म करने के लिए मेरे लिए। बाकी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज मस्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज मस्ट वाला पॉइंट, ठीक अच्छा है। बोलता है सबसे ज्यादा पैसा भी वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल पूरा वहाँ चल रहा है, हाँ सोचो। ऑब्वियसली वो तो, बट वही उसके है, बाद एडवोकेट को तो- डिपेंड करता है कि कौन सा एडवोकेट कितना ले पा रहा है और किस हाँ। लेवल का वर्क है उसके पास, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इंटर्नशिप के लिए तो मज़ा आ गया सुन के कि बढ़िया सी स्टोरी और इंटर्नशिप की। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, सोसाइटी। अब आते हैं वापस कॉलेज पे, क्योंकि हम घूम लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो गया। अब आते हैं कॉलेज पे वापस। सोसाइटीज़ के बारे में बताओ कि सोसाइटी कैसे वर्क करती है। जैसे कि मूड कोर्ट सोसाइटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई गेस सोसाइटी है हमारे कॉलेज की। और मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, सीएलसी की सोसाइटी मेरे को जहाँ तक पता है सीएलसी का मूड कोर्ट काफ़ी अच्छा है, बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ LC1 से, मतलब एक अगर छोटा कंपैरिजन हो जाए तीनों सेंटर में, अगर करते हैं कंपैरिजन इस वाले पॉइंट पे, तो LC2 का तो मुझे बढ़िया लगा कि LC2 में बहुत अच्छा एक्टिव है, बहुत अच्छा काम मूड कर बढ़िया रहा है है, LC2 बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब फ्रेशर्स आ रहे हैं तो अब जैसे इस मंथ ही फ्रेशर्स आए, नेक्स्ट मंथ FIM तैयार है, हाँ फ्रेशर इंडक्शन मूड हाँ तो उनका स्केड्यूल तैयार हो रहा है। जहाँ तक कि मेरे कई दोस्त जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी इन सब में हैं मूड कोर्ट सोसाइटी, वो कह रहे हैं कि हम FIM में लग चुके हैं। इनफैक्ट बस अगले महीने FIM होगा। अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितने बच्चों को लेते होंगे ये? 100-150 बच्चों को लेते हैं, मूड ज्यादा हो रहा है। नहीं ज़्यादा हो रहा है। अराउंड 50-60, हाँ इतना कह सकते हो। मैं करेक्ट डाटा नहीं है मेरे पास, बट हाँ अराउंड 50-60 बच्चों को लेते हैं ये। इतने फ्रेशर्स आते हैं इसमें ऐड हो जाते हैं। एंड जहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे कुछ दोस्त जो मूड कोर्ट सोसाइटी में हैं, वो मूड कोर्ट कंपटीशन के लिए अदर स्टेट्स में जाते रहते हैं। अभी गुजरात में गए, फिर शिमला जाते रहते हैं, मतलब जहाँ पे होता है, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, हर जगह जाते रहते हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस कलेक्ट करके ट्रॉफी हर चीज आ रही है। तो इक्वली बहुत अच्छा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। और जैसे ही FIM होता है उसके कुछ महीने बाद CIM भी होने लग जाता है, जैसे कॉमन इंडक्शन, उसमें भी सारे बच्चे पार्ट लेते हैं। FIM में तो फ्रेशर्स ही ले रहे हैं, CIM में पूरे तीनों सेंटर्स के लेते हैं और तीनों ईयर के लेते हैं। हाँ काफी अच्छा है मूड कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल सोसाइटी जिसका खुद मैं एक मेंबर हूँ, वो भी काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। इस साल तो उतना एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि एडमिशन लेट हुए, फिर इनका नए नए मेंबरशिप जो प्रोग्राम था वो भी लेट शुरू हुआ, फिर एग्जाम आ गए, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। बट इस जून में इसी ईयर में इन्होंने ड्राइव करवाया था लीगल अवेयरनेस का, जिसमें अराउंड 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग मी। हम स्लम्स में जाके अलग अलग एरियाज में जाके हमने लोगों से बात करी थी, उनकी परेशानियां जानी थी रिगार्डिंग लॉ। तो इसमें ये चीजें हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी है, वो भी ज्यादा अच्छा खासा एक्टिव है, जैसे सेमिनार्स करवाना, क्विज कंपटीशन करवाना, अभी डिबेट भी हुई गई, डिबेट एंड डिस्कशन सोसाइटीज है, उसमें डिबेट एंड डिस्कशन होती है। जजमेंट अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी है, जिसमें हम बड़े बड़े ऑथर्स को जो लीगल फील्ड के हैं उनको बुलाया जाता है। जैसे हाल ही में पूनम प्रधान जी आई थी, जिनकी फैमिली लॉ की किताब किसने नहीं पढ़ी, बहुत बड़ी, मैंने ही पढ़ी है, बढ़िया है। और फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहता है कि यार फैमिली लॉ पढ़ना है तो पूनम प्रधान का पढ़ना है। तो ये चीजें हैं, तो वो भी आई थी। जजमेंट अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी ने उनको बुलाया था। तो और कौन सी सोसाइटीज हो गई, कल्चरल सोसाइटी है, नॉर्थ ईस्ट सेल है, इसमें अभी प्रोग्राम हुआ था नॉर्थ ईस्ट सेल का। तो अच्छी खासी सोसाइटीज हैं। हाँ कुछ मैं मानता हूँ कि जिस लेवल पर सोसाइटी, कुछ और सोसाइटीज को पार्ट लेना चाहिए, जैसे कि कल्चरल सोसाइटी है और लीगल एड सोसाइटी को और भी ज्यादा वर्क करना चाहिए। उस लेवल पर नहीं कर रही है, बट यस सेटिस्फाइंग है, बट इसको हम नहीं मानते हैं उतना सेटिस्फाइंग, क्योंकि जो इनका काम है वो और अच्छी तरह से करना चाहिए। इस पर ट्राई करेंगे थोड़ा सा और इनको एक्टिव करने का। हाँ तो आप और एक और इंटरनेशनल सोसाइटी भी है। ओह अभी रिसेंट हाँ, तो इंटरनेशनल लॉ सोसाइटी है, तो उसमें अभी पोस्टपोन हो गया था क्योंकि बच्चे के स्ट्रेंथ कम हो गया था एग्जाम के लिए। बाकी अभी कुछ महीने में होने वाला है इंटरनेशनल लॉ सोसाइटी में, जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर, ये सब बुलाए जाते हैं और काफी अच्छा इवेंट होता है, 3 दिन का अराउंड। ठीक है, हमारा टाइम, हमने तो यार लास्ट ये रिलीजन बनी है अभी नहीं, इंटरनेशनल लॉ सोसाइटी है अपनी। कब बनी? हमारा ये नहीं बन चुकी है,
बट ये लोग कम ज्यादा इवेंट करवाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा दिखता ही नहीं। ठीक है बाकी अच्छी है, ठीक। ओके सो क्योंकि हम एंड में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अब मैं एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि फर्स्ट ईयर निकल चुके हैं, तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस राइट नाउ कि कैसा है कॉलेज का कैंपस, कैसा है नॉर्थ कैंपस, कैसा, बिकॉज जो दिल्ली से बेस है बेसिकली, जिसने दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन की, क्योंकि आप LLB में आते हो तो 3 ईयर कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, ऑल्दो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको पोस्ट ग्रेजुएशन मानती है जितनी अदर यूनिवर्सिटी में, मतलब वो अंडर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कहीं फॉर्म भी भरते हो ना तो अंडर ग्रेड में भरना पड़ता है, यूजी में आता है। हाँ यूजी में आता है, सबका अपना लॉजिक है, क्योंकि अब इसको आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन मानो, पर लॉ में ये ग्रेजुएशन है, इसके ग्रेजुएशन मानो, तो काफी तो कंफ्यूज रहता है इस चीज को लेकर। बाकी नॉर्थ कैंपस अपने आप में एक अलग बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग पहले बोलते हैं ड्यू, ओके ड्यू में बोलते हैं चलो कुछ भी मिल जाए, तो ठीक है साउथ कैंपस, पर सबका जो रहता है ड्यू के बाद वो रहता है भाई नॉर्थ कैंपस वाला मिलना चाहिए, उसका एक माहौल अलग है, और उसमें जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो हमेशा टॉप रैंकिंग्स में से आते हैं, ठीक है, हिंदू हो गया, हंसराज, शाहरुख खान स्टाइल तो शाहरुख खान, हाँ वो भी वहीं से पढ़े हैं। हाँ अरे उनका क्योंकि LC2 से है तो हमारा सेंटर वहीं पड़ता है, सेंटर वहीं से पड़ता है, तो शाहरुख खान की तो फोटो ऐसी बड़ी सी लगी हुई मस्त लगती है। तो वही चीज़ है, तो नॉर्थ कैंपस आपको बढ़िया है, काफी अच्छा माहौल है, ग्रीनरी है, क्योंकि आर्ट्स फैकल्टी से कनेक्टेड है, वहाँ पर ग्रीनरी काफी अच्छी है। ओके तो नॉर्थ कैंपस के बारे में तो आपने बता दिया जो आपको बोलना है, एनीथिंग, अच्छा चलो ठीक है, करंट इशू जो चल रहा है अभी आरजीकर कॉलेज वाला, और क्योंकि यू हैव डन इंटर्नशिप सुप्रीम कोर्ट एज वेल ना, तो कुछ कहना चाहोगे ये, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये इस टाइम, इतना कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, और इसके ऊपर तो बहुत मतलब एक पॉइंट अलग ही है, मतलब ये करंट अफेयर का एक करंट अफेयर भी नहीं कहूँगी, बिकॉज ये न्यूज़ ही एक नेशनल लेवल पे चल रही है ना, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंटर्न कर लिया है, तो कपिल सिब्बल सर के बारे में भी कुछ बताइए, और क्या लगता है कि ये इशू किस तरीके से, कपिल सिब्बल सर ने ऑपोजिट में डिफेंस लिया है वेस्ट बंगाल का, है ना, तो उस वाले पॉइंट पे कुछ बताओ कि क्या लगता है कि, क्योंकि बहुत नेगेटिव व्यूज़ हैं अभी इस समय कपिल सिब्बल सर के लिए, तो क्या लगता है कि एज एन एथिक्स, एज एन लीगल एथिकल, अगर आप लीगल एथिक्स के बारे में बात करो तो मतलब कपिल सिब्बल सर को इतना कुछ बोलना या फिर इस इशू में इतना कुछ कहो, मतलब बताओ क्या चीज़ हो सकती है इस वाले पॉइंट पे, क्या बोल सकते हैं इस वाले पॉइंट पे एज एन लीगल प्रोफेशनल। जैसे कि मैंने भी काफी ज्यादा पोस्ट देखे हैं जिसमें एक ऐसे एडवोकेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूज्ड को, ऐसा एक्यूज्ड जिसने कमिट क्या किया है, रेप कमिट किया है, उसको काफी ज्यादा हेट मिलती है उस लॉयर को जो उसको डिफेंड कर रहा है। तो क्या ये सही है गलत है उस पर देखते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल सिटीजन है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, बहुत बढ़िया है, करो आप, क्यों, क्योंकि आप एक ह्यूमैनिटी फैक्टर की तरफ से देख रहे हो, बट अगर उनको ये मैसेज देना है तो हम ये दे सकते हैं कि यार लीगल प्रोफेशन है, आपको इसलिए वहां पर लीगल प्रोफेशन में रखा गया है, क्यों, क्योंकि आप किसी को डिफेंड करेंगे, वहां पर ये नहीं बोला गया है कि आप सिर्फ विक्टिम को डिफेंड करेंगे, आप सिर्फ एक्यूज्ड को डिफेंड करेंगे, आपको बोला गया है कि आप किसी को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और जब हम CRPC देखते हैं तो सबसे जो शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कुछ चीजें होती है तो उसमें से एक पार्ट होता है ट्रायल का। अब ट्रायल तब तक शुरू नहीं होगा जब तक दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट नहीं हो, यानी कि यहाँ पर विक्टिम को भी एक रिप्रेजेंटेटिव का जरूरत है और एक्यूज्ड को भी रिप्रेजेंटेटिव का जरूरत है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखते हैं तो वहां पर भी बोला गया है कि भाई एक्यूज्ड का राइट है कि उसको एक लॉयर चाहिए, उसको एडवोकेट चाहिए ताकि उसको सजेस्ट कर सके, उसको एक रिप्रेजेंट कर सके इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इस चीज के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब ये ताज होटल वाला केस हुआ था तो उसमें जो मेन एक्यूज थे उनको बोला गया कि यार ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जो सिटीजन थे, सॉरी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि यार हम नहीं जानते ना हम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एडवोकेट भेजेंगे यहाँ से। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको जो है अपना एक एडवोकेट कराया दिया। तो यहाँ पर गलत नहीं है किसी को रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई एक्यूज तुमने रेप किया, हाँ बहुत अच्छा किया। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं होता। तो जो नॉर्मल सिटीजन है उनको ये चीज समझना चाहिए कि यह प्रोफेशन है कैसा, इसमें रिप्रेजेंट करता है, वो बढ़ावा नहीं दे रहा है उस चीज।
तो यहाँ पर कपिल सिब्बल अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम बाकी उनकी मेंटालिटी लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, वो सब हम हटा देते हैं, बट जब कपिल सिब्बल एज एन एडवोकेट वहां पर बैठे हुए हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है वो। अगर कल को कोई एडवोकेट मना करता है कि नहीं भैया तुमने तो मर्डर किया है, हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे, तो ये काफी अगेंस्ट जाएगा प्रोफेशन। राइट। राम जेठमलानी जो है वो भी कहते हैं कि भाई अगर कोई मेरे पास आ रहा है, अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, बट हमेशा से वो कहते हैं, क्योंकि उनको भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल केसेस में देखा गया है कि भाई आप टेररिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मोस्टली उनको केसेस वैसे ही थे। तो उनको भी काफी, तो यही कहते थे कि भाई ऐसा है, मेरा काम है, मेरे पास अगर कोई आ रहा है कि आप मुझे रिप्रेजेंट करो, हाई कोर्ट कितने बार बोलता है कि आपको बोला गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, सो वो मानेंगे उस चीज को, मना नहीं कर सकते, उनका काम है वो चीज। और अगर वो कर रहे हैं तो वो मतलब अपनी प्रोफेशन के अगेंस्ट है। तो मेरे व्यूज में, मेरे ओपिनियन में कपिल सिब्बल इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है और बहुत सही है, क्योंकि अगर आप मना कर रहे हो तो आप फिर अपने प्रोफेशन का अगेंस्ट हैं। अग्री, क्योंकि एथिक्स, लीगल एथिक्स इज बेसिकली एथिक्स वाले पॉइंट पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझे तो हाँ गलत है। हाँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए काम कर रहे हैं, राइट। यस, तो अग्री विद योर पॉइंट। प्रोफेशन में और इमोशन में काफी ज्यादा फर्क है, साथ में नहीं मिलाना चाहिए। सही बात है। सो मतलब बहुत सही पॉइंट बताया कि मतलब अगर हम लीगल प्रोफेशन की बात करें तो ह्यूमैनिटी ठीक है अपनी जगह है, बट लीगल प्रोफेशन भी अपनी जगह है। बिल्कुल। सो लेट्स एंड, और बिफोर एंडिंग एनीथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू से टू द ऑडियंस और टू फ्यूचर जो आने वाले हैं वो, या फिर कुछ हमारे चैनल के लिए, तो फिर कहिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि पॉडकास्ट पे बुलाना चाहिए एंड कुछ डिस्कस करना चाहिए अबाउट लॉ सेंटर 2, अबाउट द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड दिस बर्निंग इशू। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, एंड आगे भी आपसे उम्मीद है कि हमें बुलाते रहेंगे और अलग अलग अच्छे अच्छे टॉपिक। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो एट द एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया बात करके, बहुत ही सारी चीज़ें मैंने भी सीखी, क्योंकि मतलब चाहे सीनियर चाहे जूनियर वो चीज़ सीखता है एक दूसरे से ही है। राइट। यस, तो इसीलिए इस पॉइंट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और थैंक यू वेरी वेरी मच कि आप पॉडकास्ट पे आए। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय। के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा ये पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा अवेयर है। नहीं, क्या है और कुछ बताने हैं टर्म्स के पॉइंट पे भी? तुम्हारे ऊपर कैमरा है पूरा, मेन फोकस। बाकी नॉर्थ कैंपस अपने आप में बढ़िया है, और क्या बताना है यार, पर इसके लिए पूरा जजमेंट पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो भी ऑर्डर्स हैं, हाँ ऑब्वियसली वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। हमें लीगल पॉइंट बात करना है, क्योंकि हम न्यूज़ चैनल थोड़ा खोल के बैठे। एग्जैक्टली बोल रहे हैं।